नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एविडेंस एक्ट के डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे के विषय में जानकारी देने वाले हैं। रेस जेस्टे का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत बताया गया है और ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको LLB, LLM, UPSC, PCSJ, नेट, JRF, हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। साक्ष्य विधि में रेस जेस्टे के सिद्धांत का विशेष महत्व है। इस सिद्धांत को दुनिया भर के साक्ष्य विधियों में अलग अलग नामों से लागू किया गया है। भारत में इस सिद्धांत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 के अंतर्गत लागू किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 के अनुसार एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार सशक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय और स्थान पर घटित हुए हों। रेस जेस्टे शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में प्रयोग नहीं किया गया है। कारण यह है कि यह सिद्धांत अनिश्चितता को जन्म देता है। मूलतः यह शब्द लैटिन भाषा का है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो काम किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 अंग्रेजी विधि के रेस जेस्टे के सिद्धांत का एक सुधरा हुआ रूप है, जिसके अंतर्गत एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों को सुसंगत बताया गया है, चाहे वे तथ्य विवादक रहे हों या ना रहे हों। यदि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं तो वे सुसंगत हैं। समव्यवहार से तात्पर्य कार्यों की वह श्रृंखला है जिसे एक नाम दिया जा सकता है, जैसे संविदा, बंधक, संपत्ति का विक्रय, अनुदान, विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण या कोई अन्य समव्यवहार। अंग्रेजी विधि में इस सिद्धांत को रेस जेस्टे के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है संबंधित तथ्य, कार्य, घोषणाएं, अर्थात जो कुछ हुआ है, जो कुछ किया गया है या जो कुछ कहा गया है, सब एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में रेस जेस्टे के अंतर्गत सुसंगत है। अंग्रेजी विधि का रेस जेस्टे का सिद्धांत इतना अनिश्चितता भरा है कि निश्चित ही नहीं हो पाता कि कौन सा तथ्य सुसंगत होगा और कब सुसंगत होगा। इस सिद्धांत की अनिश्चितता के कारण ही विभिन्न विधि शास्त्रियों ने इसे अंग्रेजी विधि से हटा देने का सुझाव दिया है। रेस जेस्टे के अंतर्गत वे सभी तथ्य आते हैं जो विवादक तथ्य के भाग हैं। जिन तथ्यों में कार्य और कारण का संबंध होता है वे तथ्य सुसंगत होते हैं। स्टीफन महोदय के अनुसार वे तथ्य रेस जेस्टे के भाग हैं जो एक ही समव्यवहार में आते हैं। समव्यवहार से तात्पर्य तथ्यों का वह समूह है जो आपस में इस प्रकार से संबंधित हो कि उसे एक ही नाम दिया जा सके, जैसे अपराध, संविदा या अपकृत्य। अंग्रेजी विधि में यह सिद्धांत एकदम से अनिश्चित और अलग अलग मामलों में अलग अलग रूपों में लागू होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वाद है जिसे रटन बनाम क्वीन का मामला कहा जाता है। इस वाद में एक व्यक्ति पर अपनी ही पत्नी का हत्या का आरोप था। आरोपी पति का कहना था कि गोली दुर्घटनावश चल गई थी, जबकि एक साक्ष्य यह था कि अभियुक्त की पत्नी ने टेलीफोन मिलाया और ऑपरेटर लड़की से कहा, मुझे पुलिस दीजिए। ऑपरेटर अभी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि स्त्री जो बहुत तकलीफ से बोल रही थी उसने जल्दी से अपना पता बताया और कॉल ठप हो गई। ऑपरेटर ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस वहां पहुंची तो स्त्री का शव पाया। उसके द्वारा टेलीफोन करना और पुलिस मांगना उसकी हत्या के समव्यवहार का भाग माना गया कि घबराहट की हालत में उसका टेलीफोन करना उसकी हत्या की आशंका को दर्शाता है। यह घटना दुर्घटनावश नहीं थी। किसी दुर्घटना से पीड़ित होने वाला व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता कि दुर्घटना से पहले ही पुलिस बुला ले। रेस जेस्टे के सिद्धांत का यही एक लाभ है कि वह न्यायालय को प्रत्येक समव्यवहार के सभी आवश्यक अंगों को ध्यान में लेने की अनुज्ञा देता है। लेकिन वहीं आर बनाम बोर्डिंगफील्ड के मामले में इस सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। इस मामले में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। आरोपी पति ने अपनी पत्नी का गला काट लिया था। अभियोजन के गवाह ने कहा कि जब मृतका घर से बाहर निकली तो अपना गला पकड़े हुई थी और कह रही थी, देखो चाची, तुम्हारे बोर्डिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया है। न्यायाधीश कॉकबार्न ने कहा कि महिला का यह कथन रेस जेस्टे का भाग नहीं माना जाएगा क्योंकि घटना हो जाने के बाद कहा गया कथन था। यदि गला काटे जाते समय उसने ऐसा कहा होता तो अवश्य ग्राह्य होता। यदि वह कहती कि मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है, तो उसका यह कथन भी ग्राह्य होता। कथन घटना से अत्यंत जुड़ा होना चाहिए क्योंकि जब व्यक्ति घायल किया जाएगा तो वह मदद जरूर मांगेगा, प्रतिरोध करेगा, लेकिन इस घटना में ऐसा कुछ नहीं। कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को सुसंगत बताया गया है। भारतीय साक्ष्य विधि के अंतर्गत वे तथ्य सुसंगत हैं जो विवादक तथ्यों के संबंध में उसी समव्यवहार का भाग बन जाते हैं।
वे तथ्य उसी समय और उसी स्थान पर घटित हुए हों या विभिन्न समय या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। वे सुसंगत हैं यदि उनमें निरंतरता है, कार्यों की सहचरिता है और सहवर्ती घटनाएं और कार्यों की सहवर्ती घोषणाएं हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो डूबते समय बचाओ बचाओ चिल्लाना सुसंगत तथ्य। भारतीय साक्ष्य विधि में ग्राह्यता की कुछ शर्तें बताई गई हैं। संबंधित कार्यों को विवादक या सुसंगत होना चाहिए तथा घोषणाओं को संबंधित होना चाहिए। घोषणाएं समकालीन हो और मिथ्या साक्ष्य रचने का समय न मिला हो। घोषणाएं मौखिक अथवा लिखित हो सकती हैं। ऐसी घोषणाएं भारतीय विधि के अंतर्गत तथ्यों का सबूत है। इसके अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन तथ्यों को एक ही समव्यवहार का भाग माना है और सुसंगत माना है जिनमें काल की एकता हो, स्थान की निकटता हो, कार्यों की सहचरिता हो, प्रयोजन या अधिकल्प की सहचरिता हो। भारतीय साक्ष्य विधि के अंतर्गत एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को सुसंगत माना गया है। साथ ही धारा 16 तक इस सिद्धांत के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उन तथ्यों को सुसंगत बताया गया है जो एक ही समव्यवहार के उदाहरण हैं। परिस्थितिजन्य मामलों में धारा 6 का सिद्धांत प्रभावी होता है। एएल हजारा के मामले में 4 बातों को महत्वपूर्ण बताया गया है। उस कार्य को या तो विवादक होना चाहिए या सुसंगत तथा घोषणाओं को उससे संबंधित होना चाहिए। की गई घोषणाएं तथ्यों के समकालीन हों और उसे स्पष्ट करने वाली हों। कार्य के साथ होने वाली घोषणाएं मौखिक या लिखित हों। ऐसी घोषणाएं उन तथ्यों का सबूत है जिनका वह सहगमन करती हैं। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत ऐसे तथ्यों को स्वतंत्र साक्ष्य से स्थापित करना होता है, जबकि भारतीय साक्ष्य विधि के अंतर्गत ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय विधि अंग्रेजी विधि की तुलना में अधिक व्यापक है।